everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important for the means perspective. So please watch the video till last, and if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe my channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज है 3 अक्टूबर. सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन क्या है? फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम ऑफिस द प्रेसिडेंट सीक्स एडवाइस फ्रॉम ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बी सुप्रीम कोर्ट, सी चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट, डी नन ऑफ देम. इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन है, आप सभी को आना चाहिए. अब एक क्योट देख लेते हैं. क्योट क्या है? द वर्स्ट बैंकरप्ट इन द वर्ल्ड इज द पर्सन हु हैज लॉस्ट हिज एंथुसियाज्म. किसकी क्योट है ये? H.W. आर्नोल्ड की. ये आपको नोट डाउन करके रख लेनी है. कहीं भी इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आता है बैंकरप्सी से रिलेटेड या फिर कोई ऐसे आता है तो वहां आप इसको यूज कर सकते हैं. न्यूज एनालिसिस की तरफ चलते हैं. फर्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने डाटा दिया है हमें कि आज के टाइम पे 62% रूरल हाउसेज ऐसे हैं जहां टैप्ड वाटर कनेक्शंस पहुंच चुके हैं. तो मैंने आपको बताया कि 62% है आज की डेट में. जून में ये 52% थे. ये भी डाटा भी सेंटर की तरफ से दिया गया था और अब सितंबर लास्ट तक ये 62 तक पहुंच चुके हैं. और 80% हाउस होल्ड्स जहां फुली फंक्शनल कनेक्शन पाए जाते हैं वो कहाँ हैं? सबसे ज्यादा तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पुडुचेरी. यहाँ सबसे ज्यादा फंक्शनल टैप्ड वाटर कनेक्शंस पाए जा रहे हैं. मोर देन 80% हाउस होल्ड्स में टैप्ड वाटर कनेक्शन पाए जा रहे हैं. लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी पुअर परफॉर्मेंस है. कौन कौन सी स्टेट्स हैं? राजस्थान, केरला, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, जहां अभी 50% से कम हाउस होल्ड्स में टैप्ड वाटर कनेक्शन पहुंच पाए हैं. देखो यहाँ एक चीज कैच करने की है. हमें पता है केरला ऑलमोस्ट हर चीज में टॉप पे रहता है. तो कभी आपके पास स्टेटमेंट ऐसी आ जाए कि केरला में जो हाउसेज है वहां टैप्ड वाटर कनेक्शंस काफी ज्यादा हैं, 90% है या फिर टॉप पे है केरला, तो आपको ध्यान रखना है केरला टॉप पे नहीं है. यहाँ इस मैनर में केरला की पोजीशन जो है वो काफी खराब है. तो हमारे पास इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है पढ़ने के लिए? जल जीवन मिशन. क्योंकि जल जीवन के मिशन ही हमने ये तय किया था कि हम सभी हाउस होल्ड्स को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे. तो क्या है जल जीवन मिशन? इसमें ये तय किया गया था कि 2024 तक सभी रूरल हाउस होल्ड्स को 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे प्रोवाइड करवाया जाएगा थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस. मतलब टैप्स के थ्रू पानी उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा. जैसे वीमेंस को, गर्ल्स को पानी लेने के लिए दूर दूर तक ट्रेवल करना पड़ता है, वेल्स तक जाना पड़ता है, जिससे उनके प्रोडक्टिव आवर्स जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं. उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमने ये जल जीवन मिशन लाया था जिसमें ये कहा गया था कि 2024 तक सभी रूरल हाउस होल्ड्स में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ये आता है. 2019 में इसको लॉन्च किया गया था. मिशन में क्या क्या इंश्योर किया गया कि जो भी एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम है और वाटर कनेक्शंस हैं उनकी फंक्शनैलिटी को चेक किया जाएगा कि वो सही से फंक्शन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं. वाटर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाएगा और वाटर क्वालिटी को टाइम टू टाइम टेस्ट किया जाएगा सो दैट हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को एंश्योर कर पाएं. जो कंजर्व वाटर है उसके कंजक्टिव यूज को प्रमोट किया जाएगा. ड्रिंकिंग वाटर का जो सोर्स है उसको ऑगमेंट किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा टाइम टू टाइम. ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम, ग्रे वाटर का ट्रीटमेंट, जो हमारा यूज्ड वाटर है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा और उसको रीयूज कैसे किया जाएगा, उन सभी के बारे में इस मिशन के अंदर बात की गई है. और सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं जल जीवन मिशन के. जल जीवन मिशन का एम ये था कि एडिक्वेट क्वांटिटी में सभी को पोर्टेबल वाटर, पीने लायक पानी प्रोवाइड करवाया जा सके एट द रेट ऑफ 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे. और ये जो क्वालिटी होगी पानी की इसको भी एश्योर किया जाएगा कि एक प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी का पानी ही प्रोवाइड करवाना है थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस बाय 2024. मेन एम इसका ये था. उसके अलावा इसके क्या क्या एम है? क्योंकि सबसे ज्यादा वीमेन इन्वॉल्व होती है पानी लाने के काम में, वीमेन और गर्ल्स, इसलिए उनकी ड्रेजरी को रिमूव करने के लिए ये कदम उठाया गया था. इससे जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनकी लिविंग आसान हो जाएगी, काम आसान हो जाएगा उनका. जल जीवन मिशन जो है वो इंटीग्रेटेड डिमांड और सप्लाई साइड मैनेजमेंट पे काम करेगा. मतलब डिमांड लोकल लेवल पे की जाएगी और वहीं लोकल लेवल से ही पानी की सप्लाई करवाई जाएगी. लोकल जो पीपल है, लोकल जो मैनेजमेंट है उसका काफी बड़ा रोल इसमें पाया गया.
लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाएगा सो दैट जो एडिक्वेट मेजर्स हैं वो लोकल लेवल पे अच्छे से इम्प्लीमेंट किए जा सके। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो लोकल लेवल पे अच्छे तरीके से की जा सकती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, जो हाउस होल्ड का वेस्ट वाटर है उसको रीयूज कैसे किया जाए, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सभी जो बाकी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स या स्कीम चलाई है उनके साथ कन्वर्ज करके, उनके साथ इंटीग्रेट करके एक इंटीग्रेटेड मैनर में पूरा काम किया जाएगा। इस मिशन में कम्युनिटी अप्रोच रखी जाएगी वाटर के लिए, और जो भी इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है इस मिशन की वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा। और इससे ये पता चलता है कि ये जो जल जीवन मिशन है इसका एम है पानी के लिए लोगों में एक जन आंदोलन क्रिएट करना, क्योंकि पानी क्या है, सबकी जरूरत है, इसलिए इसको सबकी प्रायोरिटी बनाना इस मिशन का एम है। फंड शेयरिंग का पैटर्न क्या रहेगा, हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए सेंटर और स्टेट के बीच जो फंड शेयरिंग पैटर्न है वो रहेगा 90-10 का, और जो बाकी अदर स्टेट्स हैं उनमें 50-50 का, लेकिन यूनियन टेरिटरीज के लिए पूरा का पूरा शेयर सेंटर करेगा। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। सी नेक्स्ट जो हमारे पास अब आर्टिकल्स हैं आज के न्यूज़पेपर में, सभी के सभी मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। और ऑल्दो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आज न्यूज़पेपर में इतना इंपॉर्टेंट कुछ आया नहीं है, एक दो चीज़ें हैं जिन्हें मैं आज स्किप कर दूंगी क्योंकि वो हम फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं, और अगर मैंने आज उनको कवर किया तो कहीं ना कहीं ये जो इंपॉर्टेंट नए टॉपिक्स हैं इनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, कुछ टॉपिक्स, 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आज कवर मुझे करने चाहिए थे लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना वो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। इसलिए आज के लिए हम मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए चलेंगे। तो ये आर्टिकल देखिए, इसमें हेडिंग से ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इन्फेंट्स को अबंडन कर देते हैं उसकी जगह सेफ सरेंडर जो है वो एक अच्छी चॉइस हो सकती है। कैसे हो सकती है, पूरा आर्टिकल समझते हैं, आपको पूरा इशू समझ में आ जाएगा। ऐसी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स पाई गई हैं जहां न्यूबॉर्न चिल्ड्रन जो होते हैं उनको अबंडन कर दिया जाता है। अबंडन का मतलब क्या है, छोड़ दिया जाता है, चाहे गार्बेज पाइल्स में छोड़ दिया जाए, डस्टबिन्स में, कहीं झाड़ियों में, रोड साइड पे, किसी रिलीजियस वर्शिप की प्लेस पे छोड़ दिया जाए। ऐसा इंडिया में बहुत कॉमनली पाया जाता है और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, नई चीज़ नहीं है। बच्चों को काफ़ी बार देखा गया है कि ऐसे अनजान जगह पे बच्चों को छोड़ दिया जाता है, और कोई भी ऐसा केस अभी तक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास रजिस्टर नहीं हुआ है जहां चाइल्ड को सरेंडर किया जाए। अबंडन का मतलब है आप किसी को बिना बताए चाइल्ड को वहीं छोड़ दें। सरेंडर का मतलब है कि आप एक अथॉरिटी के पास चाइल्ड को अपने छोड़ दें क्योंकि आप उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है या फिर आप कैपेबल नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जिसको जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 या फिर जिसे जेजे एक्ट भी कहा जाता है, उसके अंडर चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। वहां आपके पास ऑप्शन है कि आप चाइल्ड को अबंडन करने की बजाय चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या पाया गया है, कोई भी केस रजिस्टर नहीं होता किसी भी चाइल्ड को सरेंडर करने के लिए। अब देखते हैं अबंडनमेंट वर्सेस सरेंडर। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि अगर चाइल्ड के जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं या फिर उसके गार्जियन जो हैं वो या तो चाहते ही नहीं या फिर वो अनफिट हैं किसी बच्चे को पालने में, उसको बड़ा करने में, तो वो बच्चे को अबंडन क्यों कर देते हैं? क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको दे सकते हैं। अबंडन करने के लिए लोग क्यों चूज करते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के टाइम पे देखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे चिल्ड्रन की संख्या बहुत कम है, उनका नंबर बहुत कम है जो लीगली फ्री हैं अडॉप्शन के लिए। तो अडॉप्शन के लिए अगर आप देना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो खुशी खुशी अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे काफ़ी कम हैं, बच्चे ये देखिए एक डाटा दिया गया है, दिसंबर 16, 2021 में ओनली 2430 चिल्ड्रन ऐसे थे जिन्हें अडॉप्शन के लिए लीगली फ्री डिक्लेयर किया गया था। लेकिन पेरेंट्स जो बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो वेट कर रहे हैं, वो कितने थे? 26,000 से भी ज़्यादा।
तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गैप है इन दोनों नंबर्स में। तो इसी बात पे ये क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा कि चाइल्ड को अबंडन करने की बजाय आप ऐसे लोगों को दे सकते हैं, ऐसे पेरेंट्स को दे सकते हैं जो चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहते हैं। और ये जो कारा पोर्टल है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी का पोर्टल है, इसमें ये पाया गया है कि 2021 से 2022 के बीच में अराउंड 2900 या फिर कहें ऑलमोस्ट 3000 इन कंट्री अडॉप्शंस हुए हैं और इंटर कंट्री अडॉप्शंस हुए हैं 414। यहाँ एक अबंडन चाइल्ड का मतलब क्या हो जाता है कि एक ऐसा बच्चा जिसे उसके बायोलॉजिकल या फिर अडॉप्टिव पेरेंट्स या फिर गार्जियंस छोड़ दें बिना किसी को इन्फॉर्म किए। सरेंडर्ड चाइल्ड कौन होगा? जिसे या तो आप फिजिकल, इमोशनल या फिर सोशल फैक्टर्स के बिहाफ पे कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उन बिहाफ पे आप किसी अथॉरिटी को उसे सरेंडर कर दें। कुछ फैक्टर्स होंगे जिनके बेसिस पे आप अपनी साइड को रखेंगे कि चाहे फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, जिनके बेसिस पे ये माना जा सकता है कि ये चाइल्ड जो है इसको पालना आपके कंट्रोल से बाहर है और आप इस चाइल्ड को सरेंडर करना चाहते हैं। ये जो जेजे एक्ट है इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है अदर लॉज पे। कोई भी लॉ अगर फोर्स में है तो उसके सामने जब जेजे एक्ट आएगा तो जेजे एक्ट के प्रोविजंस जो है वो लागू किए जाएंगे। इसमें क्या कहा गया है जेजे एक्ट में कि अगर कोई भी बायोलॉजिकल पेरेंट जब किसी अबंडेंट या फिर सरेंडर्ड चाइल्ड से रिलेटेड उसके साथ इंक्वायरी की जाएगी किसी बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई जा सकती। मतलब कोई बायोलॉजिकल पेरेंट अगर किसी बच्चे को अबंडन कर देता है या फिर किसी बच्चे को सरेंडर कर देता है तो उसके खिलाफ कोई केस नहीं किया जाएगा, कोई एफआईआर उसके खिलाफ रजिस्टर नहीं की जाएगी। और इस प्रोविजन का पर्पस क्या है कि जो भी चाइल्ड है उसके पेरेंट्स को या फिर गार्जियंस को ट्रेस करना, उसके लिए हर पॉसिबल एफर्ट किया जाएगा कि बच्चे को अपने पेरेंट्स या गार्जियन से मिलाया जा सके और बिना किसी क्रिमिनल एक्शन के उनको रीयूनाइट करवाया जा सके। और हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि बच्चे को सरेंडर कर दें रादर देन अबंडन, क्योंकि अगर अबंडन आप करते हैं उससे बच्चे की लाइफ पे खतरा हो जाता है। लेकिन सरेंडर करेंगे, सरेंडर आप किसे करेंगे? CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को। तो ये गारंटी हो जाती है कि उस बच्चे की केयर की जाएगी जब तक वो मैच्योरिटी अटेन नहीं कर लेता, मैच्योर नहीं हो जाता या फिर उसे कोई फिट और विलिंग पेरेंट अडॉप्ट नहीं कर लेता, तब तक उसका ध्यान CWC रखेगी। लेकिन अबंडनमेंट में क्या होता है? चाइल्ड की लाइफ पे खतरा आ जाता है। रीजन क्या हो सकते हैं? अब ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है मेंस में आपके पास कि चाइल्ड अबंडनमेंट के रीजन क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन हो सकता है अनवांटेड प्रेगनेंसी। दूसरा क्या हो सकता है? ब्रेक डाउन ऑफ अ रिलेशनशिप। तीसरा लोअर इकोनॉमिक स्टेटस। और एक या दोनों पेरेंट्स ड्रग एडिक्ट्स भी हो सकते हैं, अल्कोहलिक्स भी हो सकते हैं। इसलिए एक चिल्ड्रन को, एक चाइल्ड को आप सरेंडर कर दें रादर देन अबंडनिंग, ऐसा कहा गया है। और यहाँ इस प्रोसेस में अगर कोई भी पेरेंट अपने चाइल्ड को सरेंडर करता है, उस केस में जो बच्चे की आइडेंटिटी है उसको रिवील करना प्रोहिबिटेड है। वो सब काम पर्दे के पीछे किया जाएगा और जो भी उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं वो भी कॉन्फिडेंशियली ट्रीट की जाएंगी बाय द CWC। मतलब आपको कहीं भी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना है। और मैंने आपको बताया कि कोई भी पेरेंट अगर अपने बच्चे को सरेंडर करता है तो वहाँ कोई भी क्रिमिनल एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया जाएगा। अब इस बात का एक लिबरल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने हमें पता है जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पे लॉ था उसका एक लिबरल इंटरप्रिटेशन अभी अभी दिया है। जब सिंगल और अनमैरिड वीमेन की बात आती है, अभी तक क्या था कि सेक्शन 3(2)(b) जो था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का, जिसको 2021 में अमेंड भी किया गया था और वहाँ मैरिड वीमेन जो था उसको रिप्लेस कर दिया गया था एनी वीमेन से, और हस्बैंड जो वर्ड था इस एक्ट में, ओरिजिनल एक्ट में, उसको रिप्लेस कर दिया था पार्टनर से। लेकिन 2021 वाले अमेंडमेंट के बाद भी जो लोअर कोर्ट्स थे उन्होंने इसे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करके इसका जो स्कोप है वो काफ़ी एक तरह से ख़त्म कर दिया। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अगेन 2022 में एक्स वर्सेस
द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड अनदर वाले केस में क्या रूलिंग दी है कि जब भी कोई अपील आएगी कोर्ट के सामने, उसको सुनते हुए जो पार्लियामेंट्री इंटेंशन होगा वो क्या होगा कि केवल और केवल बेनिफिशियल प्रोविजंस को नहीं देखना है उस सिचुएशन के। मतलब आप किसी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप के बेनिफिशियल प्रोविजंस को केवल नहीं देखेंगे। और कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया कि अभी तो इंटरिम ऑर्डर पास किया कि अनमैरिड वीमेन जो हैं वो 24 वीक्स अगर उनकी प्रेगनेंसी को हुए हैं तो वो बच्चे को अबॉर्ट कर सकती हैं अगर उनकी जो लिव इन रिलेशनशिप फेल हो जाती है। लेकिन उसके लिए रिकमेंडेशन कौन देगा? मेडिकल बोर्ड देगा। उनके सब्जेक्ट से वो 24 वीक्स तक अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकती हैं। और कोर्ट ने ये कह दिया कि अनमैरिड वुमेन को ये राइट डिनाई करने का कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि ये राइट जब अदर कैटेगरी की विमेन्स को अवेलेबल है, जैसे डाइवोर्सिस को अवेलेबल है, विडोज, माइनर्स, डिसेबल्ड और मेंटली इल विमेन, सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप, इन सभी विमेन को अगर ये राइट अवेलेबल है तो अनमैरिड विमेन को भी इस राइट से डिनाई नहीं किया जा सकता। टॉप कोर्ट के क्लैरिफिकेशन के बाद और इस अमेंडेड लॉ के बाद ये जो अनमैरिड वीमेन थी ये मेंटल ट्रॉमा से फ्री हो जाएंगी। अब अवेयरनेस क्या रोल प्ले करेगा? सबसे बड़ा रीजन जो है अबंडनमेंट का वो लैक ऑफ अवेयरनेस है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि अनवांटेड चिल्ड्रन अगर हैं तो उनको सरेंडर कैसे किया जाए, इनके ऊपर क्या लॉ है, CWC कैसे काम करती है, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस है ही नहीं। इसलिए ये माना जाता है कि मोस्टली जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं उनके बारे में किसे पता होगा? आशाज को, दाइज जो होती हैं जो रूरल एरियाज में डिलीवरी करवाती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स को जिनका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है विलेजेस में, उनको एजुकेट करके उनको सेंसिटाइज करके हम ये अबंडनमेंट के जो इंसिडेंट्स हैं इनको रिड्यूस कर सकते हैं। जो नर्सिंग होम का स्टाफ है उसको भी इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया जा सकता है। ऑल्दो मैंने आपको बताया जो सरेंडर डीड है वो CWC के सामने एग्जीक्यूट की जाएगी, लेकिन एक पेरेंट या गार्डियन अगर अपने बच्चे को सरेंडर करना चाहता है तो वो पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट, चाइल्ड लाइन सर्विसेज, रिकॉग्नाइज्ड नॉन NGOs, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, सोशल वर्कर या फिर पब्लिक स्पिरिटेड वर्कर, नर्स, डॉक्टर या फिर कोई नर्सिंग होम का मैनेजमेंट, किसी को भी वो अप्रोच कर सकता है अगर वो अपने बच्चे को सरेंडर करना चाहता है। और ये ड्यूटी उस अथॉरिटी की होगी जिसके पास वो पेरेंट जाएगा कि वो उस बच्चे को विद इन 24 आवर्स CWC के सामने पेश कर दे। और अगर ऐसा नहीं किया जाता या फिर अबंडनमेंट की किसी के पास रिपोर्ट आ जाती है, अबंडनमेंट के बारे में किसी को पता चल जाता है और वो इसकी रिपोर्टिंग नहीं करता, तो नॉन रिपोर्टिंग ना करना विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए ये जो JJ एक्ट के प्रोविजंस हैं इनको वाइड पब्लिसिटी की जरूरत है, सो दैट किसी भी चाइल्ड को अबंडन ना किया जाए और पेरेंट्स, गार्जियंस और फंक्शनरीज जो हैं वो अबंडनमेंट के केसेस जो हैं उनको रिपोर्ट करें विदाउट एनी रिस्क। मतलब मैंने आपको बताया कोई भी क्रिमिनल एक्शन पेरेंट्स के खिलाफ नहीं लिया जाता अबंडनमेंट या फिर सरेंडर के केस में, तो इसलिए सबसे ज़्यादा अवेयर करने की लोगों को ज़रूरत है। इस आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंट था। अब एक चीज़ जो यहाँ आई है, यहाँ आया था कारा की पोर्टल के बारे में, ये देखो यहाँ आया था कारा की पोर्टल के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कारा का पोर्टल? कारा क्या है? सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंपॉर्टेंट है, जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर। ये एक नोडल बॉडी है अडॉप्शन के लिए इंडियन चिल्ड्रन के, और इसका काम क्या है कि इन कंट्री या फिर इंटर कंट्री अडॉप्शंस जो होते हैं उनको मॉनिटर करना और उनको रेगुलेट करना। कारा को सेंट्रल अथॉरिटी के तौर पे डेजिग्नेटेड किया गया है, जो कि हॉग कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग, हॉग कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993 से। इंडिया ने इसको 2003 में रेटिफाई किया था। उसके अकॉर्डिंग जो इंटर कंट्री अडॉप्शन होते हैं उसमें कारा डील करती है। कारा प्राइमरी ऑर्फन बच्चों का, अबंडन बच्चों का, सरेंडर्ड बच्चों का अडॉप्शन जो होता है उन केसेस से डील करती है। कारा का और क्या फंक्शन है? जो भी अडॉप्शन रिलेटेड मैटर्स हैं उनको टाइम टू टाइम वो रेगुलेट करे एज पर सेक्शन 68 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015।
ये कारा के बारे में था थोड़ा सा। अब हमने पूरा आर्टिकल पढ़ लिया है, आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ आ गया होगा। अब मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया है, मैंने ट्राई किया है इसको यूपीएससी की लाइंस पे प्रिपेयर करने का, तो आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन अदर लॉज इन फोर्स। सेकंड, द सरेंडर ऑफ अ चाइल्ड डज नॉट एंटेल एनी क्रिमिनल एक्शन। थर्ड, नॉन रिपोर्टिंग ऑफ अबंडनमेंट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम इज अ सिविल ऑफेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सा करेक्ट है इसमें आपको बताना है। 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दें मुझे, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना क्लियर हुआ है आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है ईरान से रिलेटेड। ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनका इमीडिएट कोज क्या है। केवल और केवल जो मैंडेटरी ड्रेस कोड का वायोलेशन था, केवल वो इमीडिएट कोज नहीं है। ईरान के इंडिसेस से ये पता लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे इंसिडेंट्स ईरान में हो रहे हैं जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा था, लोगों में आक्रोश था, और इस एक ये इंसिडेंट से लोगों के पास एक बहाना हो गया अपने अंदर की आग को प्रोटेस्ट का रूप देने का। पूरा इशू समझ लेते हैं। सबसे पहले लैक ऑफ एडिक्वेट पॉलिटिकल फ्रीडम्स, एब्सेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, और जो इकोनॉमिक क्राइसिस वहां चल रहा है इसकी वजह से वहां प्रोटेस्ट ट्रिगर हो गए। यहाँ देखिए थोड़ा सा डाटा दिया गया है कि वेरियस इंडिकेटर्स में ईरान की परफॉर्मेंस क्या रही है। वुमेन का यहाँ काफ़ी हाई लिटरेसी रेट देखा जाता है, 81% लिटरेट वुमेन यहाँ देखी जा सकती है, लेकिन वुमेन को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम यहाँ काफ़ी कम दिया जाता है। टोटल लेबर फोर्स में वुमेन का कंट्रीब्यूशन केवल 17.3% है, और वुमेन पार्लियामेंट में केवल 5.6% पोजीशंस होल्ड करती हैं। आप देख सकते हैं कितना कम यहाँ वुमेन की प्रेजेंस देखी जा सकती है। पूरा आर्टिकल समझ लेते हैं। ये प्रोटेस्ट की स्टार्टिंग कैसे हुई। ये 22 ईयर ओल्ड जो महसा अमीनी थी, उनको मैंडेटरी ड्रेस कोड जो ईरान का है उसको वायलेट करने के जुर्म में डिटेन किया गया, और उनकी फैमिली को ये कहा गया कि इनको जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा इनके री एजुकेशन सेशन के बाद। लेकिन 16 सितंबर को उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां उनकी मौत हो गई। तो फैमिली ने ये क्लेम किया है कि पुलिस ने तो कहा कि इनकी जो डेथ है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है, ये वहाँ की कंडीशंस को झेल नहीं पाई इसलिए उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। लेकिन फैमिली ने ये क्लेम किया है कि पुलिस झूठ बोल रही है, पुलिस ने अमीनी को बीट किया है, पीटा गया है, और जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई और फाइनली उनकी डेथ हो गई। इसी वजह से अमीनी की डेथ की वजह से ईरान में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले। अभी तक 75 पीपल की डेथ हो चुकी है इन प्रोटेस्ट में, और काफ़ी 100 की तादाद में लोग इंजर्ड हो चुके हैं। ईरान में प्रोटेस्ट की काफ़ी बड़ी हिस्ट्री रही है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज वहाँ ऐसे रहे हैं हमेशा से ही जिनकी वजह से प्रोटेस्ट वहाँ होते रहे हैं। 1977 से 79 के बीच में एक अपराइजिंग हुई थी। वहाँ जो पहलवी डायनेस्टी थी वो मोनार्क थे, वहाँ मोनार्क को रिप्रेस किया गया और इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट सेटअप की गई। लेकिन उसके बाद भी जो वीमेन थी उनकी पोजीशन में कोई सुधार नहीं देखा गया। मतलब मोनार्की को तो हटा दिया गया, लेकिन मोनार्की को हटाने के बाद भी कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वहाँ नहीं देखा गया। देख लेते हैं कुछ रिसेंट ईयर्स में जो प्रोटेस्ट हुए हैं उनके रीजंस। यहाँ चार्ट दिए गए हैं, चार्ट 1A 1B 1C। ये ईरानियन वुमेन का जो शेयर है लिटरेसी रेट में, मैंने आपको बताया ईरानियन वुमेन में लिटरेसी काफ़ी हाई है 81%, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है, और पार्लियामेंट में 5 पॉइंट समथिंग था। तो ये आप थोड़ा सा डाटा अगर याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि काफ़ी कम शेयर ईरानियन वुमेन का पाया जाता है। लिटरेसी इतनी ज़्यादा होने के बावजूद भी वीमेन के लिए काफ़ी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रीडम काफ़ी पुअर वहाँ देखा गया है। जो करंट अनरेस्ट है वो उस सोशल अवेयरनेस का रिफ्लेक्शन है जो लिटरेट ईरानियन वुमेन में आ गया है। मतलब पढ़ी लिखी वीमेंस हैं तो उनकी सोशल अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई है, और इसी की वजह से अभी जो करंट प्रोटेस्ट है, करंट अनरेस्ट है, वहाँ देखा जा सकता है। और उन्हें अपने राइट्स के बारे में जानकारी हो गई है। जितना ज़्यादा लिटरेट हो रही है वुमेन, इसलिए वो अपने इकोनॉमिक सिचुएशन और जो पॉलिटिकल फ्रीडम उनको नहीं मिल रहे हैं उनके खिलाफ आगे आई हैं अपने हक के लिए।
2017, 18 और 2019 में भी ईरान में प्रोटेस्ट हुए थे। वो प्रोटेस्ट थे प्राइस हाइक्स और इन्फ्लेशन की वजह से। ईरान का जो पर कैपिटा जीडीपी था 2020 में वो लेस देन $3000 था और इसी की वजह से ईरान की रैंक जो थी वो काफ़ी कम थी। 204 कंट्रीज में से ईरान की रैंक 148 थी। चार्ट E1E में देखा जा सकता है कि ईरान में पुअर एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो है, मतलब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम है, जिसकी वजह से जो युवा हैं उनके अंदर आक्रोश देखा जा सकता है। और ये प्रोटेस्ट उनके उस कोइंसिडेंट के साथ मिल गए जब यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर दिए थे, तो ये प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा मात्रा में होने लगी। 2009 में क्या हुआ कि 3 मिलियन डिमोन्स्ट्रेटर्स स्ट्रीट्स पे आए और जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इरेगुलरिटीज चल रही थी उनके खिलाफ इन्होंने अपना आक्रोश दिखाया। ईरान में पुअर कंडीशन है पॉलिटिकल राइट्स को प्रोवाइड करवाने की जब बात आती है, और पॉलिटिकल राइट्स को प्रोवाइड करवाने की जब बात आती है तो ईरान की रैंक 193 कंट्रीज में से 157th पे आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कितना कम ध्यान पॉलिटिकल राइट्स को प्रोवाइड करवाने में दिया जाता है। वहाँ काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव लॉज पाए जाते हैं और इन्हीं रेस्ट्रिक्टिव लॉज की वजह से लोगों में इतना आक्रोश बढ़ गया कि वो अपने राइट्स की मांग करने लगे, उनके लिए फाइट करने लगे, अपने बेसिक राइट्स को की डिमांड करने लगे। और चार्ट 1G जो है उसमें ये पता चलता है कि ईरान में कितनी पुअर सिविल लिबर्टीज की कंडीशन है व्हेन कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सिविल लिबर्टीज भी लोगों को यहाँ काफ़ी कम दी जाती हैं। देखो मैं आपको चार्ट इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि फिगर आपको याद नहीं रह सकता, लेकिन आप डायमेंशंस याद रखेंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि ईरान के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है या कोई ऐसे आता है तो किस किस पॉइंट पे आप लिख सकते हैं। तो आपको पॉइंट्स याद करने हैं कि जैसे पुअर प्रेस फ्रीडम रैंकिंग है ईरान की, पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग है, ये सभी पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। डाटा याद रखना इतना इजी नहीं है, इसलिए मैं डाटा पे इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रही हूँ। जो ईरानियन गवर्नमेंट मेथड यूज करती है प्रोटेस्ट को क्वेल करने में, जो प्रोटेस्ट हो जाते हैं उनको खत्म करने में, उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं? ब्रूटल फोर्स के थ्रू लोगों को भगाते हैं, मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, डिजिटल क्रैकडाउन मतलब इंटरनेट सर्विसेज डिजिटल सर्विसेज बंद कर देते हैं। ये सभी मेथड्स ईरानियन गवर्नमेंट यूज करती है। चार्ट 1I में देखा जा सकता है कि ईरान में इंटरनेट फ्रीडम भी कितना कम दिया जाता है। ईरान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो वेस्ट एशियन रीजन में पुअरेस्ट कैटेगरी में रखा गया है। केवल इराक और यमन ऐसे हैं जो ईरान से नीचे आते हैं, अदरवाइज सबसे ज्यादा बॉटम में आप ईरान को देख सकते हैं। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन इंडेक्स की बात करें तो वहां ईरान की रैंक 1979 तक कम होती आ रही थी। 1990s में इसने थोड़ा इम्प्रूव किया, कुछ हाई हुई, लेकिन 2014 के बाद फिर से ये डाउनवर्ड ट्रेंड को पकड़ गई। ईरान में से मोनार्की तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी पॉलिटिकल फ्रीडम मिलना बाकी है। पॉलिटिकल फ्रीडम लैक करता है, जेंडर इक्वालिटी लैक करती है, और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इनका बार बार होना, सैंक्शंस का लग जाना ईरान के ऊपर, इसलिए ये जो सिटीजनरी है वो प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आई है। ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि अभी एक ये रिसेंट केवल यही केस नहीं है, इसके अलावा भी जो पिछले काफ़ी सारे ईयर्स में जो इंसिडेंट्स ईरान में हो रहे हैं उसकी वजह से भी लोगों में गुस्सा था और ये प्रोटेस्ट देखने को अभी मिल रहे हैं। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस जो हैं इनके साथ क्या हुआ है, ये आर्टिकल की हेडिंग है। और लीक इन पाइपलाइंस में हो गया है और इंटरनेशनल बॉडीज का ऐसा मानना है कि ये किसी की साजिश है जिसकी वजह से पाइपलाइंस में लीक किया गया है, पाइपलाइंस लीक हो रही हैं और इन लीक्स का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। पूरा आर्टिकल देख लेते हैं क्या है। मैंने आपको बताया ये जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस है इनमें लीक हो गया है और यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि कोई साजिश है इन लीक्स के पीछे, लेकिन रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि ये जो टेरिटरी है जहां से पाइपलाइंस जाती हैं और जहां रैप्चर हुआ है, इनमें छेद हुआ है या फिर जहां से खराब हुई हैं, जहां से लीक हुई हैं, वो यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज के कंट्रोल में है। तो रशिया ने यूएस को ब्लेम कर दिया है।
यूरोपियन यूनियन ने किसी का नाम नहीं लिया, रशिया ने डायरेक्ट यूएस को इसके लिए ब्लेम कर दिया। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस हैं क्या? सबसे पहले नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन जो है उसकी जो कीमत है, उसका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो अराउंड $7.1 बिलियन का है। और ये एक सब सी पाइपलाइन है, सी के अंदर पाइपलाइन है जो कि 2011 से ऑपरेशन में है और रशियन गैस को यूरोप में जो प्रोवाइड करवाने वाली ये लार्जेस्ट सिंगल सप्लाई रूट है। यूरोप तक रशिया से जो गैस जाती है उसको सबसे ज़्यादा मात्रा में नॉर्थ स्ट्रीम 1 के थ्रू भेजा जाता है। ये एक रशियन स्टेट ओन्ड गैस कंपनी है, गैज़प्रोम। इसका इस पाइपलाइन में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ओनरशिप स्टेक पाया जाता है। लेकिन जब से ये रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, ये पाइपलाइन अपनी 20% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है। मतलब अगर 100% कैपेसिटी की है तो अब केवल 20% कैपेसिटी पे ये ऑपरेट कर रही है। और अर्ली सितंबर में, इसी सितंबर में, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले इस पाइपलाइन से जो गैस है उसका पूरी तरह से कट कर दिया गया उसका, सो दैट कहा क्या गया, रीज़न क्या दिया गया कि पाइपलाइन की मेंटेनेंस की जा रही है। उस बिहाफ पे उस रीज़न को देते हुए पूरी तरह से गैस फ्लो को कट कर दिया गया। 40% यूरोप की जो पाइपलाइन की गैस है वो रशिया से आती है। बिफोर वॉर, जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ उससे पहले यूरोप की जो पाइपलाइन के थ्रू गैस आती थी उसका 40% रशिया से आता था। लेकिन जब से रशिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तब से ये जस्ट 9% आ रही है। और नॉर्थ स्ट्रीम 2 की बात करें तो ये 2021 में कंप्लीट हो गया था ये प्रोजेक्ट, लेकिन इसके कमर्शियल ऑपरेशन अभी तक स्टार्ट किए ही नहीं गए। दोनों पाइपलाइंस जो हैं वो कमर्शियली अभी रन नहीं कर रही हैं, लेकिन अभी भी इनके अंदर काफ़ी सारी गैस भरी हुई है। इस डैमेज का एक्सटेंट क्या है? डेनमार्क की डिफेंस अथॉरिटी ने ये कहा है कि एक ऐसा फुटेज उन्होंने रिलीज़ किया है जहां सी के सरफेस पे बबल्स को फॉर्म होते हुए पाया जा सकता है, क्योंकि पाइपलाइंस में से जो गैस निकल रही है उससे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। ऐसा डेनमार्क की डिफेंस अथॉरिटी ने एक फुटेज रिलीज किया है। और उन्होंने क्या कहा है कि नॉर्थ स्ट्रीम 1 और नॉर्थ स्ट्रीम 2 में की जो हाफ ऑफ द गैस थी वो लीक हो चुकी है, जो बाकी बची हुई है हाफ वो संडे तक निकल जाएगी, एक्सकेप हो जाएगी। और उनका कहना है कोई डाउट नहीं है कि ये एक्सप्लोजन किया गया, किसी की साजिश है, किसी ने वहां धमाके किए जिसकी वजह से ये रैप्चर हो गई है। क्या इम्पैक्ट होगा इन लीक्स का? एक दिन के अंदर अंदर जो नॉर्थ स्ट्रीम लाइन पाइपलाइन है इसका अंदाजा लगाना कितना डिस्ट्रक्शन करेगी वो पॉसिबल नहीं है। और अभी तक ये भी पॉसिबल नहीं है कि इस गैस शिपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करने में कितना टाइम लगेगा, इसका भी कोई एस्टिमेट हमारे पास नहीं है। और ये रिपेयरिंग का जो टाइम फ्रेम है वो अनसर्टेन है। और इसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि अब ये पाइपलाइंस यूरोप को कोई भी गैस प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे जो विंटर मंथ्स आ रहे हैं। चाहे पॉलिटिकल विल हो भी जाए, मतलब चाहे गवर्नमेंट चाहे भी, तब भी वो यूरोप को कोई भी एनर्जी सप्लाई नहीं करवा पाएगी। इसी वजह से यूरोपियन गैस के प्राइसेस जो हैं लीक के बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए हैं। यूरोपियन बेंचमार्क्स प्राइसेस जो है 12% बढ़ गए ट्यूसडे के दिन, और डच और ब्रिटिश में जो प्राइसेस हैं वो वेडनेसडे के दिन भी बढ़ते हुए पाए गए। अभी तक जो एनालिस्ट हैं वो इस लीक का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं क्वांटिफाई कर पाए हैं, लेकिन एक कमर्शियल मीथेन मीजरिंग सैटेलाइट है, उसका नाम है GHG सेट। उन्होंने क्या कहा है, एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग ये जो लीक्स हैं दोनों पाइपलाइंस में लीक हुआ है, इनकी वजह से हर घंटे 500 मीट्रिक टन मीथेन लीक हो रही है, रिलीज हो रही है। और ये धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो जाएगी जैसे जैसे गैस खत्म होगी। इंटरनेशनल बॉडीज का क्या कहना है इस लीक के ऊपर? यूक्रेन ने कहा है कि एक टेररिस्ट अटैक है और इसकी प्लानिंग पूरी की पूरी रशिया की है, सो दैट वो यूरोपियन यूनियन के खिलाफ एक एग्रेशन दिखा सके। लेकिन रशिया ने एकदम साफ मना कर दिया। रशिया का कहना है कि ये टेररिज्म जो है वो किसी स्टेट एक्टर के द्वारा किया गया है। स्टेट एक्टर से रशिया का मतलब है यूएस की वजह से। यूरोपियन यूनियन और नाटो ने इस लीक को साजिश बताया है, लेकिन उन्होंने किसी भी कंट्री का नाम नहीं लिया है। यूएस ने भी किसी कंट्री का नाम नहीं लिया है, किसी स्पेसिफिक एक्टर को ब्लेम नहीं किया है।
लेकिन यूएस की तरफ से केवल एक स्टेटमेंट आई है कि जो यूएस है वो यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने में हमेशा कमिटेड रहेगा। केवल ये स्टेटमेंट यूएस ने दी है। तो ये पूरा इशू था। आई होप आपको समझ आया होगा कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस क्या है और क्या इशू है, कैसे लीक हुआ, किसने किसको ब्लेम किया। इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको कवर किया। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज से। यहाँ इंडिया में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने की बात की जा रही है। एक साइड तो ये कहा जा रहा है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनीज की वजह से रिमोटेस्ट पार्ट जो है हमारी कंट्री के, वहाँ भी हम ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाएंगे। लेकिन दूसरी साइड ये भी कहा जा रहा है कि इसकी वजह से हमें स्लो इंटरनेट स्पीड्स देखने को मिलेंगी, लिमिटेड सैटेलाइट बैंडविड्थ देखने को मिलेंगी, क्योंकि सिग्नल्स को काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल करना पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है आपको इसके प्रोज और कॉन्स दोनों को देखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके ऊपर ऐसे भी आ सकता है। तो ऐसे पर्सपेक्टिव से, मतलब ओवरऑल मेंस पर्सपेक्टिव से, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस गेन कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन इस मैनर में, इस एरिया में देखने को मिल रहे हैं। जो अभी बिगेस्ट डेवलपमेंट है ग्लोबल सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेस में, वो दो चीज़ों की वजह से देखी जा सकती है। एक तो LEO, दूसरी HTS। LEO क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टिलेशंस, जिनकी वजह से क्या होता है, वो ये प्रोमिस करते हैं कि पूरी की पूरी ग्लोबल कवरेज को प्रोवाइड करवाएंगे और लोअर लेटेंसी सर्विस को प्रोवाइड करवाएंगे। लेटेंसी मतलब बैरियर कम होंगे, ऐसी सर्विस वो प्रोवाइड करवाएंगे। HTS क्या है? हाई थ्रूपुट सैटेलाइट सर्विसेज, जो क्या ऑफर करता है कि एक अनप्रेसिडेंटेड कैपेसिटी ये प्रोवाइड करवाएंगे प्लस फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिया भी इन ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ चलने की कोशिश कर रहा है। और ऑल्दो ये जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री है इंडिया में, ये अभी बहुत ज़्यादा नेसेंट स्टेज में है, अभी इतनी ज़्यादा डेवलप यहाँ ये नहीं हुई है। लेकिन जो इंटरनेट कनेक्टिविटी की बढ़ती हुई डिमांड है, जो डिजिटल इंडिया का हमने ड्राइव स्टार्ट किया है, उसकी वजह से जो हमारे अनसर्व्ड टेरेन्स हैं, एरियाज़ हैं, वहाँ जो बड़े बड़े सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्लेयर्स है जैसे ह्यूजिस, ये काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। डिफरेंट रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया में अभी 5G सर्विसेज रोल आउट हुई हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही हमारे PM ने 5G सर्विसेज को स्टार्ट किया है। लेकिन 5G सर्विसेज में भी काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इनएडिक्वेट टावर फाइबराइजेशन क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, कि कितना ज़्यादा 5G हमारी कंट्री में सक्सेस हो पाएगा डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने में, क्योंकि अभी कई पार्ट्स ऐसे हैं हमारी कंट्री के जहाँ 4G एक्सेस भी नहीं है। तो उस केस में 5G को एक्सेस करवाना कितना पॉसिबल हो पाएगा, ये अभी देखना है। डिफरेंट सेटकॉम प्लेयर्स की बात करें तो डिफरेंट प्लेयर्स ऐसे हैं जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज ऑफर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब हमारी कंट्री में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जियो ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से अप्रूवल ले लिया है, वो भी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज को इंडिया में स्टार्ट करेगा। DOT ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लेटर ऑफ इंटेंट फॉर ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट, ये सर्विसेज है, कंपनी को इसका लेटर ग्रांट कर दिया है। और इस ईयर के स्टार्टिंग में जियो ने इस सर्विसेज के लेटर के लिए अप्लाई किया था और फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसको ग्रांट कर दिया है। ये लाइसेंस जो होगा वो 20 ईयर्स के पीरियड के लिए होगा। इसमें जो वॉइस और डाटा सर्विसेज हैं विया सैटेलाइट इंक्लूड की जाएंगी। जनवरी में इसी साल सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी जैसे OneWeb, ह्यूजिस नेटवर्क सिस्टम्स, इन्होंने भी एक 6 ईयर एग्रीमेंट की अनाउंसमेंट की थी, जहां लो अर्थ ऑर्बिट कनेक्टिविटी सर्विसेज को इंडिया में लाया जाएगा। OneWeb जो है उसने एंटरप्राइजेज के लिए, गवर्नमेंट के लिए, टेलकोज, एयरलाइन कंपनीज और मैरीटाइम कस्टमर्स के लिए एक सॉल्यूशन इनके थ्रू प्रोवाइड करवाने की बात की थी। ऑनगोइंग जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, क्राइसिस है, उसकी वजह से OneWeb को अपना ये प्लान्ड लॉन्च जो था वो कैंसिल करना पड़ा। 36 सैटेलाइट्स को OneWeb लॉन्च करने वाला था, लेकिन वो जो सैटेलाइट्स थी वो रशिया के सोयूज रॉकेट्स पे से लॉन्च होने वाली थी, लेकिन रशिया ने इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये एग्रीमेंट जो था वो भारतीय बैक्ड US बेस्ड कंपनियां उसके साथ था, इसलिए रशिया ने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। इसकी वजह से OneWeb इनको लॉन्च करने में डिले हो गया और अब ये हो जाएंगी इंडिया से
अर्ली 2023 में। OneWeb ने NSIL के साथ भी पार्टनर किया है। NSIL क्या है? NSIL जो है वो इसरो की कमर्शियल आर्म है, हमें पता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ इलॉन मस्क की SpaceX है, उसके साथ भी इन्होंने कोलैबोरेट किया है सो दैट ये अपनी 36 सैटेलाइट से उनको लॉन्च कर पाए। जो पेंडिंग रिलीज है अभी स्पेसकॉम पॉलिसी का, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो देगा, अभी उसको रिलीज नहीं किया गया है। उसकी वजह से जो कमर्शियल सर्विसेज हैं इंडिया में लॉन्च होने वाली हैं उनके ऊपर एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और ये पॉलिसी में ऐसा माना जा रहा है कि जो लिबरलाइज स्पेस सेक्टर होगा नया, उसको ऑपरेट करने के बारे में गाइडलाइंस दी जाएंगी। लास्ट वीक जो HCI है, HCI क्या है? ह्यूजिस कम्युनिकेशन इंडिया, जो ह्यूजिस की ब्रांच इंडिया में ऑपरेट कर रही है, HCI उसके लिए यूज कर रही हूँ मैं। लास्ट वीक HCI ने अनाउंस किया था कि वो इंडिया का फर्स्ट HTS ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च करेगा सो दैट कंट्री में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज डिलीवर की जा सके और ये उन एरियाज में भी जा सकेंगी जो काफ़ी रिमोट एरियाज हैं और टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स की रीच से बाहर हैं। HTS जो है वो ज़्यादा थ्रूपुट प्रोवाइड करवाएगा एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। हायर थ्रूपुट का मतलब क्या है कि इसमें हायर डाटा प्रोसेसिंग होगी और ज़्यादा ट्रांसफ़र कैपेसिटी भी इसमें देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल सैटेलाइट्स, और ये सेम अमाउंट ऑफ ऑर्बिटल स्पेक्ट्रम यूज़ करते हुए ऐसा सब कर पाएगा। टाटा ओन्ड एक सेटकॉम कंपनी है नेल्को और कनाडा की टेलीसेट, इन दोनों ने भी फर्स्ट इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन कर लिया है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का इंडिया में इसी साल मई में। तो टेलीसेट सर्विसेज बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाएंगी, डिलीवर करेंगी, जैसे 4G और 5G की हेल्प से हम बैक होल कर पाएँ, मोबाइल हॉटस्पॉट्स, टेलीमेडिसिन, विलेज कनेक्टिविटी और भी काफ़ी कुछ, ये सब हम कर पाएंगे। टेलीसेट की वजह से 4G और 5G का एक्सपेंशन जो है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा और जो इंटरप्राइजेज, टेलीकॉम, मोबिलिटी, गवर्नमेंट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है जो लैंड, एयर और सी पे, इस पे भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को हमें मिलेगी। इंटरनेट का पूरा लैंडस्केप जो है वो चेंज हो रहा है क्योंकि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है वो हमारी कंट्री के रिमोटेस्ट पार्ट्स को कनेक्ट कर सकती है क्योंकि उन्हें फाइबर्स के थ्रू कनेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज एक जो फाइबर लाइक कनेक्टिविटी है मार्केट में उसकी नीड को एड्रेस कर पाएगी और हमारे रिमोटेस्ट पार्ट्स में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच पाएगी विद हाई रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। और ये जो डिजिटल डिवाइड है हमारी कंट्री में वो क्लोज इनकी हेल्प से होता हुआ देखा जाएगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ह्यूजिस इंडिया जो है उसने भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड VVNL के साथ पार्टनर किया है और TCIL के साथ पार्टनर किया है सो दैट वो 5000 रिमोट ग्राम पंचायत को हाई स्पीड सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा सके। और ये जो पंचायत है ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गलवान वैली जो है वहाँ लोकेटेड है, जहां हम टेरेस्ट्रियल कनेक्टिविटी जैसे फाइबर या फिर केबल के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करवा सकते। भारत नेट प्रोजेक्ट के साथ इंडिया का एम ये था कि बेटर गवर्नेंस एप्लीकेशंस को फैसिलिटेट करवाया जा सके, जैसे टेलीमेडिसिन, लैंड रिकॉर्ड्स पे एक्सेस, ट्रेजरी, पुलिस स्टेशन, इंटरनेट एक्सेस और भी बाकी सर्विसेज हम रूरल इंडिया में प्रोवाइड करवा सके। यही एम था। लेकिन आगे अब बात आती है चैलेंजेस की। चैलेंजेस की बात करें तो सैटेलाइट डाटा ट्रांसफ़र में काफ़ी स्लो इंटरनेट स्पीड देखी जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है, और एक लिमिटेड सैटेलाइट बैंडविड्थ देखी जाएगी क्योंकि सैटेलाइट्स जो हैं वो हमसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे होती हैं और उन डिस्टेंस को ट्रैवल करने में सिग्नल्स को काफ़ी टाइम लग जाएगा और जो बीच में ऑब्स्टेकल्स आएंगे उनकी वजह से भी स्पीड इनकी कम होती हुई पाई जा सकती है। जो कनेक्शन टाइम्स है वो भी इम्पैक्ट होगा सराउंडिंग्स की वजह से। लेंथ अगर मैसेज की ज़्यादा है उस वजह से भी टाइम इम्पैक्ट होगा और सैटेलाइट नेटवर्क का स्टेटस और अवेलेबिलिटी की वजह से भी कनेक्शन टाइम इम्पैक्ट होगा। अगर कोई यूज़र है वो ट्री के नीचे खड़ा है जहाँ लाइट या मीडियम फॉइलेज आ रही है तो उसको एक मैसेज को सेंड करने में ओवर अ मिनट लग सकता है, जबकि सेम मैसेज अगर आइडल कंडीशंस में भेजा जाए तो केवल 15 सेकेंड्स लेगा। तो ये कहा जा रहा है कि यूज़र्स हो सकता है
कि अगर ऐसी लोकेशन में है जहाँ हाई फोलिएज है या फिर काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस है, वहाँ अगर इन सर्विसेज को यूज़ करना चाहे तो शायद वहाँ नहीं कर पाएगा। और इमरजेंसी एसओएस जो सैटेलाइट के थ्रू है वो शायद 62 डिग्री लेटीट्यूड वाली प्लेसेस पे ऑपरेट ना कर पाए, जैसे नॉर्थ पार्ट्स है कनाडा के, अलास्का के, वहाँ ये ऑपरेट ना कर पाए, ऐसी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। सैटेलाइट इंटरनेट लेटेंसी जो है वो भी एक प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि चाहे ये 1 या 2 सेकंड्स का मैटर है, लेकिन अगर आप वीडियो चैट जैसा कुछ सीरियस रियल टाइम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे ये डिले जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा सीरियसली अफेक्ट आपको कर सकता है। टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन में वेदर चेंजेस का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था, लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन जब हम करेंगे तो वेदर में चेंजेस का एक मासिव इम्पैक्ट हो सकता है, स्पीड पे भी और सैटेलाइट डाटा की लेटेंसी पे भी। सैटेलाइट नेटवर्क्स जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और ह्यूजिस जैसे सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो चार्ज करेंगे वो थ्रूपुट के बेसिस पे करेंगे, इसलिए ये एक तो इसका कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट प्लस ये सर्विसेज, ये टोटल ओवरऑल काफ़ी एक्सपेंसिव एक तरह से सर्विस बन के आएगी और लोग इसको यूज़ करने में शायद थोड़ा सा हिचकिचाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ है जब तक कॉस्ट इफेक्टिव ना हो लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं, इसलिए हो सकता है कि ये एक्सपेंसिव निकल के आए। इसलिए ये सभी इसके ड्रॉबैक्स हैं, इन सभी पे काम करने की ज़रूरत है, इसके चैलेंजेस हैं, इनको डील करना पड़ेगा, तभी हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज को, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज को इंटरनेट में अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, स्टार्ट कर पाएंगे। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में तेलंगाना की फर्स्ट रैंक आई है। तेलंगाना के बाद सेकंड रैंक आई है हरियाणा की लार्ज स्टेट कैटेगरी में। ये हम बात कर रहे हैं रूरल वाले की, ग्रामीण वाले की, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की। स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। उससे पहले ये देख लीजिए कि स्मॉल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी वाली कैटेगरी में अंडमान एंड निकोबार की फर्स्ट पोजीशन आई है, उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव की सेकंड पोजीशन आई है और सिक्किम की थर्ड पोजीशन आई है। इनके बारे में देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण जो है उसको 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इंट्रोड्यूस किया था, सो दैट सिटीज को एंकरेज किया जा सके एक कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क में आने के लिए, जिससे उनका अर्बन सैनिटेशन का स्टेटस जो है वो इम्प्रूव होगा और लार्ज स्केल पे सिटीजन पार्टिसिपेशन को एनकरेज और इंश्योर किया जाएगा। ओवर द ईयर्स स्वच्छ सर्वेक्षण लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन सर्वे इमर्ज हो चुका है पूरे वर्ल्ड में। ये हम बात करें केवल स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन वाले की, यहाँ आर्टिकल आया ग्रामीण वाले का। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जो होगा उसमें जो वेस्ट का सोर्स सेग्रीगेशन है, वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़ जो सिटीज़ की हैं और वेस्ट जो डंप साइट्स पे फेंका जाता है उसका रिडक्शन, इन सभी चीज़ों को भी एडिशनल वेटेज दी जाएगी स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में। इंडिकेटर्स ने इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इन सभी एडिशनल जो हम एम्फसाइज करेंगे प्लास्टिक को रिड्यूस करने पे, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग पे, वंडर पार्क्स में वेस्ट टू वंडर पार्क्स को एनकरेज करने में या फिर जीरो वेस्ट इवेंट्स के लिए, इनके ऊपर भी एडिशनल वेटेज दी जाएगी, एडिशनल ध्यान इन पे दिया जाएगा। सिटीज़ के अंदर भी वार्ड्स की रैंकिंग की जाएगी SS23 में, मतलब स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में होगा तब केवल सिटीज़ को ही नहीं बल्कि उनके अंदर के जो वार्ड्स हैं उनकी रैंकिंग को भी प्रमोट किया जाएगा। जो सिटीज़ हैं उनको कुछ इंडिकेटर्स पे एक्सेस किया जाएगा, जैसे ओपन यूरिनेशन जिसकी वजह से येलो स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, ओपन स्पिटिंग रेड स्पॉट्स जो कि सिटीज़ में देखने को मिल जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो हैं वो जो भी बैक लेन्स होती हैं उनकी क्लीनिंग को भी प्रमोट करेंगी, चाहे रेजिडेंशियल एरियाज हो चाहे कमर्शियल एरियाज हो। ये इसमें इंपॉर्टेंट था। अब आज का जो क्वेश्चन था उसका आंसर देख लेते हैं। फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम ऑफिस द प्रेसिडेंट सीक्स एडवाइस फ्रॉम। अगर गवर्नर को ऑफिस से रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट किससे एडवाइस लेंगे? प्रेसिडेंट किसी से एडवाइस नहीं लेंगे, प्रेसिडेंट के खुद के हाथ में होता है, अगर वो गवर्नर को रिमूव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। मीन्स पर्सपेक्टिव से आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो रियली में हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।